तो दोस्तों, आप सभी को आपके माइंड टेस्ट पावर में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, तो कल हम जहाँ तक क्वेश्चन कर चुके थे उसके बाद नेक्स्ट है जो कि क्वेश्चन नंबर 11 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्टिंग करेंगे आज। और आज का जो भी क्वेश्चन है, अभी जो भी क्वेश्चन जा रहा है, सभी एग्ज़ाम के लिए VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग को अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और ताकि इसी तरह से वीडियो आपको मिलता रहे। तो आज हम क्वेश्चन स्टार्टिंग कर रहे हैं। क्या कि शुरुआत वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 का कि चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है। चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो चिपको आंदोलन सबसे पहले समझेंगे कि चिपको आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड से स्टार्टिंग हुआ, यानी कि शुरुआत हुआ चिपको आंदोलन कहाँ से, तो उत्तराखंड से जो है शुरुआत हुआ। चिपको आंदोलन में क्या होता था कि ये चिपको आंदोलन का मतलब होता है कि पेड़ से चिपक करके पेड़ों को सुरक्षा करना, वही होता है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड से स्टार्टिंग हुआ था, जिसका नेता जो है सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। ठीक है, चिपको आंदोलन का नेता सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो शुरुआत में क्वेश्चन कर रहा है क्या कि चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है। चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के 2-3 गांवों से प्रारंभ हुआ है। चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुआ है उत्तराखंड से हुआ है, और कितने गांवों से, 2 या 3 गांवों से शुरुआत हुआ है। इसको तो चिपको आंदोलन की शुरुआत ग्रामीणों को खेती के विकास के लिए अंगूर वृक्ष काटने से को राज्य सरकार ने रोक लगा दिया था। यानी कि ग्रामीणों को क्या करते थे कि खेती के विकास के लिए, यानी कि खेती करने के लिए जो है अंगूर का जो वृक्ष था, अंगूर का पेड़ था, उस पेड़ को जो है क्या करते थे कि राज्य सरकार जो थे वहाँ का, वो क्या कहते कि रोक लगा दिए थे कि पेड़ को नहीं काटने के लिए। ठीक है, किसके वृक्ष को, तो अंगूर के वृक्ष को। अगर कि वही सरकार ने खेल के सामान बनाने वाले कंपनी को वृक्ष काटने को ठेका दे दिए। यानी कि वहाँ के सरकार क्या कहते थे कि किसान को जो है खेत का विकास करने के लिए, यानी कि खेती करने के लिए जो है पेड़ को काटने के लिए रोक लगा दिए थे। और क्या किए हुए थे कि वही जो सरकार है वो क्या किए थे, जो खिलौना बनाने वाला जो कंपनी रहता है उस कंपनी को क्या किए थे कि ठेका दे दी थी। क्या चीज़ का ठेका, तो वृक्ष काटने का, और गांव वाले को रोक लगा दिए थे। तो ये कहेगा ग्रामीणों को खेती विकास के लिए अंगूर काटने को राज्य सरकार ने रोक लगा दिया था, और वहीं सरकार ने खेल के सामान बनाने वाले कंपनी को क्या कर दिए थे, ठेका दे दिए थे। इस मुद्दा से चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ, यानी कि वही उसी मुद्दा से, यानी कि खिलौना जो बनाने वाला जो कंपनी था, यानी कि खेल का सामान बनाने वाला जो कंपनी था, उस कंपनी को जो है सरकार ने जब ठेका दे दिए और कृषि के लिए, कृषि विकास के लिए क्या कर देते कि रोक लगा दिए थे। इसके वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि इस आंदोलन की शुरुआत हुई, किसकी, तो चिपको की। तो इसी मुद्दा से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ। आंदोलन का उद्देश्य था कि जल, जंगल और जमीन पर एकमात्र स्थानीय लोगों का हो। लेकिन आंदोलन का उद्देश्य एक ही यही था कि जो जल है, जंगल है और वहाँ का जमीन है, तो उसी का जो है एकमात्र लोग का हो जो वहाँ पे निवास करता है, यानी कि दूसरे का नहीं। लेकिन वही है कि आंदोलन का उद्देश्य था कि जल, जंगल और जमीन पर एकमात्र स्थानीय लोगों का, स्थानीय मतलब कि वहाँ पर जो रहने वाले रहता है उन्हीं लोगों का जो है उस पर अधिकार हो। ठीक है, तो कहीं पर भी किसी पर भी क्या होता है कि अपना जमीन पर अपना अधिकार रहता है। तो यहाँ का इसका भी मतलब, चिपको आंदोलन का मतलब यही था कि वहाँ का जो स्थानीय लोग हैं उनका जो है क्या हो सके कि जल, जंगल और जमीन पर उन्हीं का अधिकार हो जो वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघात्मक शासन क्या होता है। संघात्मक शासन क्या होता है, तो इसमें केंद्र सरकार के माध्यम भी, और इसमें क्या चीज देखिए यहाँ पर कह रहे कि संघात्मक शासन का तात्पर्य ऐसे शासन से जिसमें शासन की शक्ति केंद्र एवं प्रांतों में विभाजित होती है। संघात्मक शासन ऐसे शासक होता है जिसमें क्या होता है कि संघात्मक शासन ऐसे शासन होता है जिसमें शासन की शक्ति क्या होता है कि
केंद्र केंद्र और प्रांतों में विभाजित होता है। कितने में? 2 भागों में। संघात्मक शासन का जो है शक्ति कितने भागों में विभाजित होता है? 2, एक केंद्र और दूसरा प्रांत में। ठीक है, इस संघात्मक शासन का तात्पर्य ऐसे शासन से जिसमें शासन की शक्ति केंद्र एवं प्रांतों में विभाजित होती है। यह शक्ति विभाजन संविधान द्वारा किया जाता है। यह जो है केंद्र और प्रांतों में जो विभाजित होती है, यह शक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे किसके द्वारा? विभाजन जो है संविधान द्वारा विभाजित किया जाता है। किसके द्वारा? संविधान द्वारा जो है केंद्र एवं प्रांतों में विभाजित किया जाता है। किसको? तो संघात्मक शासन को। ठीक है, अब है कि इस शासन में संविधान का लिखित होना तथा केंद्र एवं प्रांतों के मध्य विवादों को निपटाने के लिए संघीय न्याय की आवश्यकता होती है। लेकिन इस जो शासन में है, संघात्मक शासन में क्या होता है कि संविधान का पूरा लिखा हुआ होना चाहिए और इसको निपटाने के लिए किसको? तो केंद्र और प्रांतों के मध्य जो भी अगर विवाद रहता है, उस विवाद को निपटाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? न्यायालय की आवश्यकता है, संघीय न्यायालय की। किसकी आवश्यकता होती है? संघीय न्यायालय की आवश्यकता होती है। यानी कि प्रांत और केंद्रों को बीच जो विवाद रहता है, उस विवाद को निपटाने के लिए संघीय न्याय की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यही करके संघात्मक शासन जो हुआ, तो इसके अंतर्गत में क्या होता है कि केंद्र और राज्य को 2 भागों में अलग अलग बांट दिया गया है। और उन्हीं समय से क्या होता है कि यह जो है शक्ति का विभाजन यह बांटने का विभाजन जो होता है, शक्ति का विभाजन किसके द्वारा? संविधान द्वारा होता है। ठीक है, और इसके मध्य केंद्र प्रांतों के मध्य जो विवाद रहता है, उस विवाद को निपटाने के लिए संघीय न्यायालय की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ हो गया 2 क्वेश्चन, एक हो गया 12 नंबर और दूसरा हो गया 13 नंबर, और 11 तक हम क्वेश्चन करा चुके हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन आपको मिलता रहे, जो कि क्लास 10th के एग्जाम के लिए VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए, स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं कह रहा है क्या कि भारतीय लोकतंत्र की किसी 2 चुनौतियों की चर्चा करें। यानी कि भारतीय लोकतंत्र के किसी 2 चुनौतियों के बारे में चर्चा करना, यानी कि किसी 2 चुनौतियों को लिखना है या बतलाना है, किसी 2 चुनौती को, कि भारतीय लोकतंत्र में कौन कौन सी 2 चुनौती है। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र की 2 चुनौती निम्न है। वो है क्या कि बेकारी की समस्या राष्ट्रीय विकास में सबसे बड़ा बाधक मानी जाती है। बेकारी की समस्या, बेकारी मतलब क्या हो कि अगर पढ़ लिख लेते हैं तो पढ़ने लिखने के बाद भी, यानी कि उसके बावजूद भी अगर कोई काम अगर नहीं मिलता है, उसी को कहते हैं बेकारी। जो बेकार की पदार्थ अगर घर में होता है तो कोई वस्तु रहता है बेकार का, जिसका उपयोग नहीं रहता है तो बेकार ही हुआ, यानी कि कचरा में चला जाता है। ठीक है, तो वैसे पदार्थ या वैसे चीज, वैसे वस्तु जिसका जो है हम लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं, उसी को कहते हैं बेकार की वस्तु। तो यही कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र की चुनौती निम्न है, कौन सी? तो बेकारी की समस्या राष्ट्रीय विकास में सबसे बड़ा बाधक मानी जाती है। यानी कि बेकारी की जो समस्या है, और वो जो है राष्ट्रीय विकास में क्या हो रहा है कि बहुत बड़ा बाधक मानी जा रही है। और इसके और की जनसंख्या की वृद्धि से बेकारी की संख्या में वृद्धि होती है। कि जनसंख्या जितनी बढ़ रही है, उतनी ही क्या हो रहा है क्या कि बेकारी की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। यानी कि उतना काम बहुत कम मिल रहा है। जितनी जनसंख्या अधिक हो रही है उतना काम, यानी कि उतना जो है बेकार ज़्यादा व्यक्ति हो रहे हैं।
ठीक है। यानी कि पढ़ने के बावजूद भी, शिक्षित होने के बावजूद भी उनको काम सही से मिलता नहीं है, तो ये हुआ कि बेकारी का। कोई काम सही से, पढ़ने के बावजूद भी, शिक्षित होने के बावजूद भी जो है, अगर वह काम सही से नहीं कर पाते हैं, वही हो जाता है बेकार। ठीक है। ठीक है कि जनसंख्या की वृद्धि से बेकारी की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है। जनसंख्या की वृद्धि जितनी होगी उतनी ही बेकारी की संख्या में वृद्धि होती है। इसके बाद है कि बेकारों की श्रेणी में ऐसे लोग आते हैं जो योग्यता रखने के बावजूद भी काम नहीं कर पाते हैं। तो बेकारी में कहा कि बेकारी की श्रेणी में ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनके पास योग्यता तो है लेकिन वो काम करते नहीं है। वही है कि बेकारी की श्रेणी में ऐसे लोग आते हैं जो योग्यता रखने के बावजूद भी काम नहीं कर पाते हैं। तो इसमें जिसके पास योग्यता है लेकिन वो काम नहीं कर पाते हैं, वही हो जाता है बेकारी। ठीक है। यानी कि योग्यता रखने के बाद भी काम नहीं वो कर पाते हैं। ठीक है। चलिए, तो अब इसके बाद कि तो पहला हो गया। दूसरा हो गया कि निर्धन जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन से दूर चली जाती है। निर्धन व्यक्ति जो है, क्या होता है कि निर्धन व्यक्ति शिक्षा से भी, स्वास्थ्य से भी, मनोरंजन से भी, वो क्या होता है कि दूर रहते हैं। निर्धन रहता है जिनके पास अगर पैसा नहीं रहता, रुपया नहीं रहता है, तो वो तो क्या करते हैं कि कोई भी कार्य सही से कर नहीं पाते हैं। अगर निर्धन रहेंगे तो शिक्षा, तो आज के दौर में क्या हुआ कि शिक्षा के लिए तो पैसा की जरूरत ज़्यादा अधिकांश करके होती है। ठीक है। तो निर्धन व्यक्ति सही से शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं। उसके बाद मनोरंजन, कोई भी अगर अच्छे कार्य होता है, मनोरंजन का कार्य होता है, तो वहाँ पर भी जो है ये निर्धन व्यक्ति नहीं जा सकते हैं, काहे कि मनोरंजन का आनंद वहाँ पे नहीं ले सकते हैं। ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि निर्धन जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन से दूर चली जाती है, यानी कि उनके पास नहीं जाते हैं, तो उनका विकास रुक जाता है। जब ये शिक्षित नहीं होंगे, वो मनोरंजन का लाभ नहीं उठाएंगे, तो उनका विकास क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उनका विकास क्या हो जाता है? रुक जाता है, वहीं पर उनका विकास स्टॉप हो जाता है। ठीक है। तो वही कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र की दो चुनौती एक हो गया, यानी कि दोनों चुनौती हो गया यहाँ पर, तो दोनों चुनौती के लिख चुके हैं। अभी की नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार क्या है। सूचना का अधिकार क्या है, इसके बारे में समझेंगे। कि सूचना के अधिकार का तात्पर्य नागरिकों को प्राप्त उस अधिकार से है। सूचना के अधिकार का तात्पर्य नागरिकों को प्राप्त उस अधिकार से है, उस अधिकार से जिसके द्वारा वे सरकार के अधीन किसी कार्यालय से कोई भी सार्वजनिक सूचना प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि सूचना का अधिकार जो है वो यह तात्पर्य है कि जो नागरिक जो रहता है, उस नागरिकों को प्राप्त उस तात्पर्य अधिकार से है जो कि क्या कर सकता है कि जिसके द्वारा सरकार के अधीन किसी कार्यालय से कोई भी सार्वजनिक सूचना प्राप्त कर सकता है। सूचना के अधिकार का तात्पर्य यह हुआ कि जो सरकार के अधीन में अगर कोई भी कार्य रहता है, उसको जो है वह क्या कर सकते हैं, उस कार्यालय से कोई भी सार्वजनिक सूचना को आसानी से प्राप्त कर सकता है। यानी कि सूचना का अधिकार यह होता है कि ये सार्वजनिक सूचना को जो है सरकार के किसी भी कार्यालय से आसानी से वहां से प्राप्त कर सकता है। किसमें? तो सूचना का अधिकार अधिनियम में। ठीक है। अगर कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में किया गया था। तो भारत में सूचना का अधिकार का अधिनियम कब किया गया था? 2005 में। 2005 से ही भारत की सूचना का अधिकार अधिनियम स्टार्टिंग हुआ, शुरुआत हुआ। चलिए ठीक है, एक बार क्वेश्चन को दोहरा देते हैं, रिपीट कर देते हैं। देखिए, भारतीय लोकतंत्र की किसी दो चुनौतियों पर चर्चा करें। किसी भी दो चुनौती पर हम चर्चा कर सकते हैं, अपने गांव समाज के परिवार को भी देख करके कि हाँ उसमें क्या क्या चुनौती आता है। ठीक है। तो एक में कह रहा है कि भारतीय चुनौती की दो चुनौतियां निम्न है क्या कि बेकारी की समस्या राष्ट्रीय विकास में सबसे बड़ा बाधक मानी जाती है। यानी कि बेकारी की समस्या जो राष्ट्रीय विकास में सबसे बड़ा बाधक मानी जाती है। जनसंख्या की वृद्धि से बेकारी की जनसंख्या में वृद्धि होती है। जनसंख्या की वृद्धि जितनी होती है उतनी ही बेकारी की में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। क्योंकि बेकारों की श्रेणी में
ऐसे लोग आते हैं जो योग्यता रखने के बावजूद भी काम नहीं कर पाते। बेकारों की श्रेणी में ऐसे लोग आते हैं जिनके पास योग्यता है, वो शिक्षित तो है लेकिन वो काम कर पाते नहीं है। ठीक है, तो एक ये होगा। दूसरा में आता है क्या कि निर्धन जनता शिक्षा। निर्धन जनता क्या करते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन इन सभी से क्या होता है कि दूर चले जाते हैं। जो निर्धन व्यक्ति रहता है, जिनके पास पैसा नहीं रहता है, तो वे शिक्षा से भी दूर चले जाते हैं, स्वास्थ्य से भी, मनोरंजन से भी। इन सभी चीजों से वो दूर चले जाते हैं, इन सभी चीजों को सही से कर पाते नहीं है। ठीक है, तो उनका विकास रुक जाता है। और जब इन सभी चीजों के नहीं शिक्षित होंगे, नहीं स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा, नहीं मनोरंजन में जा सकते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि उसका विकास जो आने वाला जो समझदारी जो रहता है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, वो आगे बढ़ पाता नहीं है। ठीक है, वो आगे बढ़ पाता नहीं है। तो ये हो गया दो, यानी कि भारतीय लोकतंत्र की किसी दो चुनौती हो गया दोनों। चलिए, तो अब चलते हैं नेक्स्ट में कि सूचना का अधिकार क्या है। तो सूचना का अधिकार में है कि सूचना के अधिकार का तात्पर्य नागरिकों को प्राप्त उस अधिकार से है जिसके द्वारा वे सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय से कोई भी सार्वजनिक सूचना प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कार्यालय से कोई भी सार्वजनिक सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। किससे? तो सूचना का अधिकार अधिनियम है। और सूचना का अधिकार भारत में जो है सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो 2005 में। कब किया गया? 2005 में। चलिए, तो अब स्टार्ट हो जाते हैं, लिख लीजिए। चलिए, तो ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहेगा कि क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं। क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं कि क्षेत्रवाद होता है क्या है, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, यानी कि क्षेत्रवाद होता है सभी का अपना अपना क्षेत्र होता है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन कि क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं। आंसर है कि क्षेत्रवाद से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में भाषा, संस्कृति, प्रजाति आदि किसी आधार पर जनता द्वारा अलग अलग पहचान को मान्यता देना होता है। क्षेत्रवाद में होता है कि उसकी भाषा, संस्कृति, उसकी प्रजाति किस प्रकार से अलग अलग जो रहता है उस सभी को मान्यता देना रहता है। उसकी अगर संस्कृति भी अलग है, उसकी प्रजाति भी अलग है, उसकी भाषा भी अलग है, उस सभी को जो है एकत्रित करना, यानी कि उस सभी को मान्यता देना, यानी कि उस सभी को वैल्यूम जिसको बोलते हैं। ठीक है, उस सभी को वैल्यू देना वही होता है क्या चीज, ये क्षेत्रवाद। यानी कि सभी चीज की संस्कृति, उसको चाहे जिस प्रकार की संस्कृति रहे, चाहे जो भाषा रहे उनका जो है मान्यता जो देता है। ठीक है, तो वही कहलाता है क्षेत्रवाद। अब एक क्षेत्रवाद जब अलगाववाद में बदल जाता है तो देश के लिए खतरा हो जाता है। जब यही क्षेत्रवाद अगर अलगाववाद में अगर बदल जाएगा तो देश के लिए खतरा होने की संभावना रहती है। सिर्फ देश का ही नहीं, बहुत ऐसी चीजें, बहुत ऐसे वस्तु हैं जिस पर जो है खतरा रहने की संभावना रहती है। कब? तो जब क्षेत्रवाद जो है अलगाववाद में बदल जाएगा तब। ठीक है, अगर देखिए अंदाज लगेगा कि अगर परिवार में अगर एक जगह एकत्रित रहता है तो उससे बहुत शांतिपूर्ण से सभी अलग अलग कार्य करते रहते हैं। लेकिन उसी में जब एक दूसरे के साथ विवाद हो जाता है तो विवाद होने के बाद वो क्या होता है कि अलगाव हो जाता है, अलग हो जाता है। जब वो अलग हो जाता है तो सही से कोई भी कार्य कर पाता नहीं है। तो इसलिए कि सभी को एक जगह एकत्रित रहता है तो उसके माध्यम से वह सही से कोई भी कार्य कर पाते हैं, सब मिलजुल करके रहते हैं।
तो वही काम इसमें भी है कि क्षेत्रवाद में सभी क्या कैसे रहना चाहिए, मिलजुल करके। अगर यह क्षेत्रवाद जो है अलगाववाद में बदल जाता है तो यह क्या हो सकता है कि देश के लिए खतरा होने की संभावना रहती है। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बंधुआ मजदूर किससे कहते हैं। तो समझिए पहले कि बंधुआ मजदूर होता क्या है। तो बंधुआ मजदूर वह होता है जो क्या कहते हैं उनके दादा भी, पिता भी, स्वयं भी और आने वाले पीढ़ी भी किसी दूसरे के नौकर में रहे, यानी कि किसी दूसरे के गुलामी में जो करता रहता है वही होता है बंधुआ मजदूर। यानी कि किसी एक व्यक्ति के गुलामी में करता रहता, उसका जो दादा काम किए वही काम उनके पिता भी किए, वही काम वो भी कर रहे हैं, वही काम उनके आने वाले जो पीढ़ी होगा यानी उनके बेटा होगा वो भी करेगा, उनका पोता होगा वो भी करेगा। यही होता है बंधुआ मजदूर। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए कि बंधुआ मजदूर कहते किसे हैं, कि पुश्तैनी रूप से, पुश्तैनी जो पुश्तैनी उसके चल रहा है, दादा बाबा परदादा ये सभी चल रहा है, ये सभी होता है। ठीक है, तो पुश्तैनी रूप से नौकर बने रहना ही बंधुआ मजदूर कहलाती है। पुश्तैनी रूप से यानी कि दादा के ऊपर के वंश से भी जो है उसकी पुश्तैनी, सभी पुश्तैनी जो क्या होता है कि नौकर बने रहता है उसी को कहते हैं बंधुआ मजदूर। ठीक है, पुश्तैनी रूप से नौकर बने रहना ही बंधुआ मजदूर कहलाती है। ऐसे नौकर जिनके दादा पिता स्वयं एवं आने वाली पीढ़ियां भी बेरोजगारी करती रहती है रहे तो उसे बंधुआ मजदूर कहते हैं। यानी कि जो है ये उनसे बंधुआ मजदूर में आ जाता है क्या कि ऐसे नौकर जिनके दादा भी, पिता भी, स्वयं भी और आने वाले जो पीढ़ी रहता है वो भी सभी क्या करता रहता है कि बेगारी करती रहती है। यानी कि बेगारी मतलब क्या कि दूसरे की नौकरी में करती रहती है, दूसरे के नौकर जो बन करके रहते हैं वही होता है बंधुआ मजदूर। क्या होते हैं, वही बंधुआ मजदूर। ठीक है, तो बंधुआ मजदूर भी समझ गए और उसके साथ अब ऊपर भी समझेंगे कि क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को हम रिवाइज कर देते हैं। देखिए कि क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं, आंसर रहेगा कि क्षेत्रवाद से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में भाषा, संस्कृति, प्रजाति आदि किसी आधार पर जनता द्वारा अलग अलग पहचान को मान्यता देना होता है। क्षेत्रवाद जब अलगाववाद में बदल जाता है तो देश के लिए खतरा रहता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। तो बंधुआ मजदूर कहते हैं कि पुश्तैनी रूप से नौकर बने रहना ही बंधुआ मजदूर है। पुश्तैनी रूप से जो है नौकर बने रहना ही क्या है, बंधुआ मजदूर है। और ऐसे नौकर जिनके दादा पिता स्वयं एवं आने वाली पीढ़ियां भी बेगारी करती रहती है उसे बंधुआ मजदूर कहते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए सर जाते थोड़ा। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी करना नहीं भूलिएगा। अगर आपके जो भी फ्रेंड हैं वहाँ तक पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, तो ग्रुप में अगर ग्रुप होगा तो उस ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा ताकि आगे जो भी आपके दोस्त हैं उनको इन वीडियो से अच्छा फ़ायदा मिले, ताकि क्या हो सके कि जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें लिख सके। ठीक है, यानी कि 2025 के जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो है इससे टकराने की संभावना है। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन को देखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और अपने दोस्त को, अपने सहपाठी और साथी को भी ज़रूर भेजिएगा। ठीक है, तो माइंड टेस्ट में पावर में जुड़ने के लिए धन्यवाद और इतना साथ दिए इसके लिए थैंक यू। ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।